Assalamu alaikum dear students. So I am here to interact with another paper of your AITS. It's actually phase 2 and this is test number 4. The chapters we are going to discuss in this particular interaction is electrostatics, electric charge and fields, and then electrostatic potential and capacitance. Let us get started with the first question. This is question number 1. तो पहला क्वेश्चन जो आपका है दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एसएस। तो आपको पता होना चाहिए एज पर गॉसेस थ्योरम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज एनक्लोज्ड, दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज आउटसाइड। फील्ड आउटसाइड चार्ज का भी हो सकता है, इनसाइड चार्ज का भी हो सकता है, बट जब फ्लक्स की बात होती है तो वो सिर्फ डिपेंड करता है एक ही चीज पे, चार्ज एनक्लोज्ड, दैट इज फ्लक्स। टोटल फ्लक्स लिंकेज इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड, इसके बराबर होता है। अब आप देख लीजिए, हमें बोलना है कि सरफेस ऐसे, तो ये सारी सरफेसेस जो है इनमें चार्ज है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। सिंस फ्लक्स कमिंग आउट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द सरफेस, इट ओनली डिपेंड्स ऑन चार्ज एनक्लोज। सरफेस के शेप पे, उसके डायमेंशंस पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सिर्फ चार्ज बराबर है तो सारे सरफेसेस से फ्लक्स जो है वो बाहर आएगा। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो इन फिगर 4 इज द लार्जेस्ट गलत, इन फिगर 3 इज द लीस्ट, इन फिगर दिस इज सेम, बिल्कुल गलत, इज सेम फॉर ऑल फिगर्स बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन वन थिंग एंड दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेसेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज A metallic spherical shell has an inner radius r1 and outer radius r2। तो हमारे पास एक metallic spherical shell है, shell मतलब अंदर खाली है, has an inner radius of r1 and an outer radius of r2। ठीक है, उसके बाद a charge q is placed at the center of the spherical cavity। हमने इस पे एक चार्ज q रखा, तो यहां पे जो चार्ज है हमने q रखा है at the center। what will be the surface charge density on the outer surface? तो यहां पे हमें surface charge density निकालनी, we have to calculate the surface charge density here, surface charge density। This is the question, that is what we have to calculate। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, जो चार्ज आपने सेंटर पे रखा वो इंड्यूस कर देगा इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, दैट इंडक्शन विल टेक प्लेस। जब आपने सेंटर पे एक चार्ज रखा तो इंड्यूस करेगा इस पे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच के इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। जब यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा वो इंड्यूस इस पे करेगा प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज। अब जब चार्ज इस पे प्लस क्यू हुआ तो पहले आपने चार्ज सेंटर पे रखा, उसने इंड्यूस या नेगेटिव चार्ज किया और नेगेटिव ने यहाँ पे इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज किया। अब आउटर सरफेस पे ये चार्ज जो है ये बिल्कुल एक्यूमुलेट होता है आउटर सरफेस पे ही, तो आउटर सरफेस पे चार्ज क्यू है, तो चार्ज डेंसिटी जो होता है, चार्ज डेंसिटी का जो डेफिनेशन है दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, चार्ज बाय एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो चार्ज अब कितना है दैट इज क्यू, और एरिया कितना, एरिया आउटर सरफेस का दैट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 pi r स्क्वायर, बट आउटर सरफेस का रेडियस जो है वो दैट्स r2, सो इट इज 4 pi r2 का होल स्क्वायर। सो दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे दैट इज q by 4 pi r2 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज that is this one. Consider the situation shown in the figure. The capacitor A has a charge Q on it whereas B is uncharged। ठीक है, इस पे चार्ज Q है, B uncharged है। The charge appearing on the capacitor B a long time after the switch S is closed। जैसे आप स्विच S क्लोज करेंगे तो इस पे चार्ज कितना डेवलप होगा। देखिए, आप यहां तो चार्ज क्लोज करेंगे बट सर्किट इज ओपन, इट्स नॉट कनेक्टेड, कहीं से बाहर से कनेक्टेड नहीं है। जब सर्किट ओपन होता है तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, चार्ज ट्रांसफर तब होता है व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। सिंस सर्किट इज ओपन देयर विल बी नो चार्ज फ्लो टू B and therefore charge after closing of switch B, after closing that switch S, the charge which can transfer to the B is absent and that is 0। Question number next is a capacitor of capacitance C is charged to a constant potential difference V। तो आपके पास एक कैपेसिटर C है, आपने उसको एक constant potential difference तक चार्ज कर दिया and then connected in series with an open key and a pure resistor R। फिर आपने इसको एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया, तो आपके पास एक कैपेसिटर है, आपने उसको एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया और ये मान लो सोर्स आप विद दैट ओपन की हियर, सो दिस इज अ कैपेसिटर एंड दिस इज अ रेजिस्टर। उसके बाद एट टाइम 0 द स्विच इज क्लोज्ड, टाइम 0 पे आपने स्विच क्लोज किया। इफ टी इज करंट एट टाइम t इक्वल 0, अ प्लॉट ऑफ log I against t is shown in the graph। Later one of the parameters that is VR and C is changed। इनमें से एक पैरामीटर चेंज हुआ, कीपिंग द अदर टू कंस्टेंट्स, बाकी कंस्टेंट्स रखने, देन ग्राफ 2 इज रिकॉर्डेड एज। तो ग्राफ 2, तो ये log I वर्सेस t है, हमें ग्राफ और ग्राफ 2 के बारे में जो है बात करनी है। सबसे पहले कहानी ये है कि ये एक डिस्चार्जिंग सर्किट बनेगा, क्योंकि जब आप क्लोज्ड सर्किट ये क्लोज कर दोगे तो यहाँ पे जो स्टोर्ड चार्ज है वो उसमें जो है डिस्चार्ज के लिए चला जाएगा। देयरफॉर देयर विल बी अ डिस्चार्जिंग करंट इन अ कैपेसिटर एंड वी नो दैट इट्स I is equal to I naught e raised power minus t by tau। tau is called as time constant। so I हो गया बराबर इट्स I naught e raised power minus t tau, RC सर्किट का
टाउ जो होता है दैट इज टाइम कांस्टेंट, दैट इज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस के बराबर होता है। अब आप देख लीजिए आई हो गया बराबर एट टाइम 0, अगर आप टाइम 0 ड्रॉप करोगे तो एट t इक्वल 0, अगर आप टाइम 0 ड्रॉप करोगे तो ये हुआ 0, एनीथिंग रेज फॉर 0 इज 1, और उस वक्त जो करंट होगी दैट विल बी आई नॉट, एंड आई नॉट जो होगा दैट विल बी दैट आई नॉट दैट्स मैक्सिमम करंट, एंड दैट विल बी ई, अगर इसका ईएमएफ ई है दैट इज ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो टाइम 0 पे ये सारा जो है ये पोर्शन उड़ जाएगा, एनीथिंग रेज फॉर 0 इज 1, आई नॉट के बराबर बनेगा, और जब आई नॉट के बराबर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो इसलिए ये जो है ये बनेगा E by R, और ये हो गया e रेज पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं यहाँ दोनों साइड से लॉग यूज करूं तो लॉग ऑफ आई इज इक्वल, इट इज लॉग ऑफ, जब लॉग यूज करेंगे तो ये हो गया लॉग ऑफ E by R, और ये हो गया log m रेज पावर n, तो n नीचे आएगा तो इट्स माइनस टी बाई आर सी, लॉग ऑफ e जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने इस पे log यूज कर दिया। अब आप देख लीजिए इस इक्वेशन को गौर से, अगर आप देखोगे ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, इट इज mx माइनस c के बराबर है। सो इसमें इंटरसेप्ट जो है log ऑफ e बाई आर है, log ऑफ e बाई आर है, इंटरसेप्ट m इज द स्लोप, एंड दैट log ऑफ i वर्सेस t आपका ग्राफ है। सो आपका ग्राफ जो प्लॉटेड है दैट्स log ऑफ i वर्सेस t, तो ये हो गया आपका y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसमें स्लोप जो है m दैट इज इक्वल टू 1 बाई आर सी, तो स्लोप जो है बेटा दैट इज 1 बाई आर सी। तो अब आपका जो है चाहे ग्राफ 1 की बात करें या ग्राफ 2 की बात करें, उनका इंटरसेप्ट सेम है। अगर इंटरसेप्ट सेम है तो इसका मतलब log e बाई आर, सी जो है इंटरसेप्ट है, ये सेम है ना, इसमें e चेंज हो रहा है ना r चेंज हो रहा है। अब e और r या v और r जो वो कांस्टेंट है, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर बोथ द ग्राफ्स इज सेम। अगर ये कांस्टेंट है तो स्लोप में देख लीजिए, स्लोप जो है दैट्स m इक्वल टू 1 बाई आर सी। अब आपका जो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे, अगर हम यहां ग्राफ पे चले जाए, ये ग्राफ 1 था फिर ग्राफ 2 ऑब्टेन हुआ, तो ग्राफ 1 का स्लोप ज्यादा है ग्राफ 2 से, स्लोप ऑफ ग्राफ 1 इज मोर, स्लोप ऑफ ग्राफ 1 इज मोर देन स्लोप ऑफ ग्राफ 2। क्लियरली दिख रहा है जो ग्राफ 1 है उसका स्लोप ज्यादा है ना, थोड़ा स्टीपर है, और ग्राफ 2 का स्लोप कम है। अगर ग्राफ 2 का स्लोप कम है, अगर स्लोप कम है मतलब स्लोप डिक्रीज हुआ, 1 से 2 जाने में स्लोप डिक्रीज हुआ, अगर स्लोप डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। सर रेजिस्टेंस कैसे कांस्टेंट है? क्योंकि log ऑफ e बाय r इज कांस्टेंट, ये सारा कांस्टेंट है, यहां इंटरसेप्ट कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, और सिर्फ एक पैरामीटर चेंज हो रहा है VRC में। तो अब v और r तो कांस्टेंट है, अब c के बारे में हम बात करेंगे। तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, जब आप ग्राफ 1 से ग्राफ 2 पे जाएंगे स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस डिफरेंटली इंक्रीज हो रहा है। सो दैट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज c इज इंक्रीज्ड। सो सेकंड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जब कैपेसिटेंस बढ़ेगा तभी स्लोप घटेगा। r तो कांस्टेंट है, r इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि log ऑफ e बाय r इज कांस्टेंट, यस इंटरसेप्ट हियर एंड इंटरसेप्ट हियर इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट तब है जब e भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो स्लोप में जो है 1 बाय r c में r कांस्टेंट होने की वजह से अब स्लोप डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 1 से 2 जाने में आपका स्टीपनेस ग्राफ का कम होता है, जब स्लोप कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज in the figure in the given figure the energy spent by cell after the switch S is closed। तो जब आप स्विच S closed करोगे, फिलहाल ये ओपन है, मान लो ये ओपन है, जब ये ओपन है तो आप बोलिए यहाँ पे जो इनिशियल सर्किट का जो खेल है वो ये है कि दैट इज 4 वोल्ट सोर्स, इट्स पॉजिटिव हियर एंड इट्स नेगेटिव, और ये दो जो है ये सीरीज में आ जाएंगे। तो इनिशियली जो है, इनिशियली जब की इज ओपन, इनिशियली व्हेन की इज ओपन दैट इज ओपन, तो आप बोलिए जो आपके दो कैपेसिटर्स है वो सीरीज में, तो सीरीज में जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज CS, इट इज C1 C2 दैट्स 10 into 10 divided by C1 plus C2 that's 10 plus 10 and that's 100 divided by 20, 0 0 cancel, 2 5s are 10, so 5 microfarad is the initial capacitance। अगर इनिशियल कैपेसिटेंस ये है तो मुझे बोलिए आप जो इनिशियल चार्ज है, इनिशियल चार्ज जो होगा दैट इज CS into V। अब CS कितना है? CS आपका जो आ गया दैट्स 5 माइक्रोफैरड into V जो है पोटेंशियल दैट्स 4, तो इट इज 20 माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रोफैरड into वोल्ट जो होता है दैट्स माइक्रोकूलम। तो इनिशियल चार्ज है। फाइनली जब आपने क्लोज किया, व्हेन की इज क्लोज्ड, जब आपने की क्लोज कर दी, जो ये की है यहाँ पे दैट इज व्हेन इट इज क्लोज्ड, जैसे ये क्लोज हो जाएगा
तो अब आप देख लीजिए ये ग्राउंडेड है, ये पॉइंट पहले ग्राउंड है, तो ये भी 0 वोल्ट पे आ गया, तो ये भी यहां से 0 वोल्ट पे आ गया। अब ये कैपेसिटर जो है दोनों टर्मिनल एक ही पोटेंशियल पे है, सो इट विल गो आउट ऑफ कैलकुलेशंस। व्हेन इट विल गो आउट ऑफ कैलकुलेशंस तो आपका एक ही कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बचेगा 10 माइक्रोफैरड। तो अब जो फाइनल चार्ज आपका होगा दैट्स क्यू फाइनल, दैट इज अगेन C इंटू V। अब C जो है वो सिर्फ 10 माइक्रोफैरड है और पोटेंशियल जो अब आपका 4 वोल्ट है, दैट इज इट इज 40 माइक्रोकूलम। सो दिस विल बी द फाइनल चार्ज। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंट। एनर्जी स्पेंट हमें निकालना, तो एनर्जी स्पेंट कितना होगा, यू वी ऑल नो दैट पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज और वर्क इज इक्वल चार्ज दैट्स डेल क्यू इंटू वी, क्योंकि यहां पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज फ्लो हो गया, पहले 20 माइक्रोकूलम था फिर 40 माइक्रोकूलम है। तो मुझे बोलिए एनर्जी जो है दैट इज चार्ज डिफरेंस हो गया 40 माइनस 20, इट इज माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल दैट इज 4। तो अब आप देखिए ये हो गया बराबर 20 माइक्रोकूलम इंटू 4 एंड इट इज 4 वोल्ट, सॉरी इट इज 4 वोल्ट। तो ये हो गया 80, इट इज 80 माइक्रोजूल शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन का सही आंसर। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। तो हमने इनिशियल और फाइनल में देखा कि चार्ज फ्लो कितना हुआ, दैट डिफरेंस इन द चार्ज जो फ्लो हुआ सर्किट में मल्टीप्लाइड विद द पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय द सोर्स एंड दैट इज माय आंसर 40 माइक्रोजूल। उसके बाद 6 plates of equal area A are arranged as shown in the figure. Find the equivalent capacitance between A and B. हमें A और B में equivalent capacitance निकाल। तो इसमें तरीका जो होता है that's called as point potential technique। तो ये आप आराम से कर सकते हो, ये क्लासरूम प्रोग्राम्स में हम बिल्कुल आराम से पढ़ाते हैं। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, सारे प्लेट्स का एरिया ए सेम है बट डिस्टेंस यहाँ D है, यहाँ 2D, यहाँ 3D है, तो डिस्टेंस डिफरेंट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। बट आप जानते हो ये हो गया V1 पोटेंशियल, तो ये प्लेट आ जाता है V1 पे और ये भी कनेक्टेड इसी को, तो ये प्लेट भी आएगा V1 पे। दिस इज हाउ वी यूज पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 दिया तो ये प्लेट भी V1 पे गया और ये प्लेट पे V1 पे गया। उसके बाद ये दूसरा प्लेट है, इसको कुछ पोटेंशियल V2 दिया। उसके बाद अगर हम इस प्लेट का पोटेंशियल जो है V3 रखते हैं तो V3 अब फाइनल पॉइंट पे चला जाएगा और वो ये प्लेट भी कनेक्टेड है तो ये हो गया V3। उसके बाद फाइनली जो है आपका एक ही प्लेट बचता है दैट इज दिस वन एंड इसका पोटेंशियल V4 है। स्पेस में आप 4 पॉइंट्स बनाइए V1, V2, V3 एंड V4। तो जब आप 4 पॉइंट्स बनाएंगे V1, V2, V3 एंड V4 फिर आप इसमें कैपेसिटर्स ऐड करिए। तो अगर आप देखेंगे पहला कैपेसिटर जो है दैट इज V1, V2 में, तो V1, V2 में एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है इट इज एप्सिलॉन नॉट A by D। सर D क्यों लिखा, क्योंकि यह डिस्टेंस जो है D के बीच में D के बराबर है। फिर V2, V3 में और एक कैपेसिटर है, तो V2, V3 में और एक कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस जो है दैट इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2D, क्योंकि डिस्टेंस यहां जो है 2D है। फिर आपका V3 V1 में है, फिर V1 V3 में एक कैपेसिटेंस है, तो V1 V3 में एक कैपेसिटेंस है क्योंकि डिस्टेंस 3D है, तो ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 3D। उसके बाद V1 V3 के बाद V1 V4 में है, तो V1 V4 में और एक कैपेसिटेंस है, V1 V4 में और एक कैपेसिटेंस है, तो ये V4 है इधर, V1 V4 में और एक कैपेसिटेंस है और ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A, V1 V4 में और एक कैपेसिटेंस है, V1 V4 में और एक कैपेसिटेंस है डिवाइडेड बाय 2D एंड फाइनली आपका जो है V3 V4 में एक D है, V3 V4 में एप्सिलॉन नॉट A by D है। अब इसको सॉल्व करना है, ये सीरीज में है और फिर ये सीरीज में है, उसके बाद ये पैरेलल में है, पैरेलल सॉल्व करके ये सीरीज में आ जाएगा और उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट होके आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, दैट विल रिड्यूस द फर्स्ट ऑप्शन एंड फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और इस टेक्निक को हम पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक कहते हैं। उसके बाद 2 concentric conducting thin spherical shells। तो हमारे पास 2 concentric thin spherical shells है, तो 2 शेल है हमारे पास concentric thin spherical shells एक ही सेंटर पे A and B having radii RA and RB। तो इसका रेडियस जो है दैट्स RA और इसका जो रेडियस है दैट्स RB। इसको A नाम देते हैं, इसको हम B नाम देते हैं। RB इज ग्रेटर देन RA और चार्ज टू QA एंड माइनस QB। तो इस पे जो चार्ज है QA है और इस पे जो चार्ज है दैट्स माइनस QB। QB का मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है, चलिए इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इससे ज्यादा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलोंग अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर वेरीज विद डिस्टेंस एक्सेस। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लॉट करना स्टार्ट कर दे, तो मैं ग्राफ जो क्लासरूम प्रोग्राम्स में जब हम पढ़ाते हैं, हम जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो मेरा तरीका ये होता है ग्राफ बनाने का कि ये सेंटर यहां आ गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और चलते चलते पहले इसकी सरफेस आएगी तो पहले इसकी सरफेस आएगी, तो ये सरफेस आ गई। उसके बाद हम और चले, फिर इसका रेडियस आएगा तो इसकी सरफेस आई, तो ये जो है ये RA रेडियस है, ये जो है ये RB रेडियस है। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। उसके बाद जो है अब हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए थिन स्फेरिकल शेल के अंदर कोई फील्ड नहीं होता है, सो दिस इज 0। उसके बाद यहां पे जो फील्ड है, यहां फील्ड होगा, अंदर वाले की वजह से यहां फील्ड होगा क्योंकि बाहर वाले का
कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जब यहाँ फील्ड है किसी डिस्टेंस पे, तो आप जैसे जैसे आगे चलोगे तो फील्ड जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी सरफेस पे अगर फील्ड जो है हम लेके चलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बाई आर ए स्क्वायर, क्योंकि इस पे जो सरफेस पे वो मैक्सिमम फील्ड है, फिर जैसे जैसे आगे जाओगे वो फॉल करेगा। तो अगर सरफेस का कोई वैल्यू लेके चलते हैं, सरफेस का कोई वैल्यू लेके चलते हैं, तो वो सरफेस से यहां तक डिक्रीज हो जाएगा। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। उसके बाद जो है जब आप इस सरफेस पे आओगे तो इसका जो फील्ड होगा दैट विल बी दिस फील्ड। और उसके बाद अगर आप देखोगे अब इसके अंदर यहां चूंकि नेगेटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव के लिए फील्ड हम ऊपर बनाते हैं, नेगेटिव के लिए जो हम फील्ड नेगेटिव एक्सिस पे बनाते हैं, इसलिए फील्ड जो है बाहर जाने पे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, सो इट विल अगेन फॉलो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो लेट अस टेक सम वैल्यू हियर, इसके सरफेस पे कोई वैल्यू है, बट जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे द फील्ड विल फॉल एज पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इनसाइड इट शुड बी 0 एंड देन इट शुड फॉल फ्रॉम ए टू बी एंड देन आउटसाइड ये फिर से फॉल करेगा। नेगेटिव साइड इसलिए बनाया क्योंकि इस पे चार्ज नेगेटिव है। तो इनमें से कौन सा ग्राफ जो है, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे, पहले अंदर फील्ड 0 है, फिर सरफेस इस सरफेस से इस सरफेस तक फील्ड डिक्रीज हुआ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आई बिलीव दैट दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां दिखा रहा है कि फील्ड इनसाइड है, दैट्स नॉट पॉसिबल। यहां पे भी दिखा रहा है फील्ड इनसाइड है, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद टू मेटलिक पीसेस हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 800 वोल्ट एंड 0.02 मीटर अपार्ट हॉरिजॉन्टली। तो मेरे पास दो मेटलिक प्लेट्स है और इनके बीच में जो है जो दूरी है दैट इज 0.02 मीटर और इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट्स 800 वोल्ट। उसके बाद अ पार्टिकल ऑफ मास दिस इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्लेट्स। तो ये इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन है। इफ इज द एलिमेंट्री चार्ज ऑन द प्लेट फाइंड द चार्ज। तो बेटा सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे फील्ड कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस। पोटेंशियल आपका 800 है, डिस्टेंस आपका 0.02 है। तो अब यहाँ पे आप जो है ये दो जीरो ऊपर लीजिए तो बनेगा 800 और ये और दो जीरो, क्योंकि 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा एंड डिवाइड बाय 2। सो 2 4 is 8, इट विल बी 0.000 वोल्ट। सो दिस विल बी द पोटेंशियल। तो इन दो प्लेट्स में सॉरी बेटा इट इज पोटेंशियल दैट्स V by M वोल्ट पर मीटर। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्टेड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है फाइनली मेरे पास आ चुका है दैट इज 40,000 वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने इस पे एक चार्जेड पार्टिकल को बैलेंस करना है। तो चार्जेड पार्टिकल का कुछ मास है, तो सीधी बात है उस पे वेट डाउनवर्ड्स होगा, तो उसका वेट होगा mg। और अगर इसको बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर होना चाहिए एंड दैट विल बी QE। अगर ये बैलेंस हो रहा है इसका मतलब QE इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स अगर इसका चार्ज Q है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया QE डिवाइडेड बाय और वेट जो है mg है और बैलेंसिंग के लिए दिस फोर्स शुड बैलेंस दिस। तो QE जो है mg के बराबर होना चाहिए। अब QE होता है n टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q एज पर क्वांटाइजेशन कंडीशन, Q होता है Ne मल्टीप्लाइड बाई E इज इक्वल टू mg। अब हमें चाहिए क्या, वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज। तो हमें चार्ज निकालना है, तो ये हुआ बराबर mg डिवाइडेड बाई इट इज mg डिवाइडेड बाई Ne। तो दिस इज या n ही निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट इफ इज द एलिमेंट्री चार्ज देन चार्ज ऑन द पार्टिकल इज, तो कितना Ne है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो मैं यहां पे जो है मैं यहां पे Ne ऐसे ही रखता हूं डिवाइडेड बाई E। देख लीजिए अब आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है। यू आर बीइंग प्रोवाइडेड द मास ऑफ द चार्जेड पार्टिकल, तो मास प्रोवाइडेड है G आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला, तो यहां से आपको जो Ne मिल जाएगा दैट विल बी 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस कैलकुलेशन यू हैव टू डू, यू विल गेट द आंसर। तो यहां पे एक चार्ज मिल जाएगा आपको एंड दैट विल बी n टाइम्स E और उस हिसाब से जब आप E का इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसको दोगे तो n जो है वो 3 के बराबर आएगा। दैट इज हाउ वी विल गो फॉर दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस है और हमेशा एग्जाम में लगे रहते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव चार्ज आर। तो नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है रेडियली इनवर्स होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज, सर्कुलर तो होती नहीं, स्टार्ट होती है पॉजिटिव पे खत्म होती है नेगेटिव पे। सर्कुलर क्लॉकवाइज गलत है, रेडियल इनवर्स। तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियल इनवर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से मशहूर है। सो रेडियल इनवर्ट फील्ड विल बी द आंसर। सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है टू चार्जेड पार्टिकल्स हैविंग 1 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम एंड मास ऑफ 50 ग्राम ईच आर हेल्ड एट रेस्ट विद सेपरेशन ऑफ दिस। तो हमारे पास दो चार्जेड पार्टिकल है, एक 1 माइक्रोकूलम का है, दूसरा -1 माइक्रोकूलम का है। हर एक का मास 50 ग्राम है, हर एक का मास 50 ग्राम है और फिर उसके बाद इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। उसके बाद फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन देयर सेपरेशन बिकम्स दिस। अब जो है फाइनली इनकी सेपरेशन जो है वो सिर्फ 0.5 मीटर रह गई। हमें वेलोसिटी निकालनी, तो मतलब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें इनमें फाइनल जो है वेलोसिटी निकालनी। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये आपको हम पढ़ाते हैं वर्क पावर एनर्जी क्लास 11th में। वर्क पावर एनर्जी में ये
टॉपिक हम पढ़ाते हैं आपको, दैट इज इनिशियल एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी इनिशियली शुड बी टोटल एनर्जी फाइनली। तो टोटल एनर्जी इनिशियली जो है ये रेस्ट पे, तो ओनली अगर हम टोटल एनर्जी को ब्रेक करें, सो इट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियली प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इज काइनेटिक एनर्जी फाइनली प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया प्लस, बट प्लस के बदले यहाँ पे अब जो है इट इज माइनस के, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 दैट इज 10⁻⁻6 10⁻⁻6 Q1 Q2, क्योंकि ये जो है माइक्रो है, डिवाइडेड बाय r जो है दैट्स 2 मीटर, 2 मीटर इज द डिस्टेंस। सो ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बेटा, दैट्स k Q1 Q2 by r इज इक्वल फाइनली दैट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी बोल रहा है तो हाफ ऑफ mv², अगर एक पार्टिकल का है तो 2 पार्टिकल्स का 2 हो गया, क्योंकि ये भी आ रहा है इधर और ये भी इधर आ रहा है, दैट्स व्हाई ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया। एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगेन नेगेटिव, दैट इज k, इट इज 9 × 10⁻⁹, देन Q1 Q2 अगेन 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय r। अब जो दूरी है बेटा दैट इज 0.5 मीटर। यू जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है, मास सब कुछ प्रोवाइडेड है। आप इस इक्वेशन को इधर लाइए, ये कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, उतना कैलकुलेशन है नहीं बट है थोड़ा सा कैलकुलेशन। यू जस्ट सॉल्व दिस, यू विल गेट ऑप्शन नंबर 4। मैं बिलीव करके चलता हूँ शायद इसका ऑप्शन नंबर 4 ही सही आंसर है, बट दिस इज the concept. You have to use law of conservation of energy to solve this question. Initially इसके पास सिर्फ पोटेंशियल है, फाइनली इसके पास पोटेंशियल प्लस काइनेटिक है, बैलेंस करके आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इन रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें एन साइड्स है, ठीक है। ईच कॉर्नर इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, आइडेंटिकल चार्ज आर प्लेस्ड एट n-1 कॉर्नर। तो एक कॉर्नर छोड़ के बाकी सारे कॉर्नर्स पे चार्ज प्लेस किया गया, एक कॉर्नर छोड़ के बाकी सारे कॉर्नर्स पे चार्ज, आइडेंटिकल चार्ज आर प्लेस्ड एट द सेंटर। द इंटेंसिटी इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड E है एंड द पोटेंशियल इज V, द रेशियो V/E। देखो यहां पे एक चीज है, जब हम पोटेंशियल की बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी, और जब स्केलर क्वांटिटीज होती है, अगर स्केलर क्वांटिटी होती है तो स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, दैट पोटेंशियल जो है दैट इज k/r के हिसाब से, q/r के हिसाब से अगर आप देखोगे तो k, अब चार्ज कितना है, चार्ज सारा जो है दैट इज n-1 कॉर्नर्स पे है, तो अगर मैं यहां लिखूं k, चार्ज जो है दैट्स n-1 q, क्योंकि एक कॉर्नर को छोड़ के बाकी सारे कॉर्नर्स पे चार्ज है, तो दैट इज q कितने चार्जेस है, दैट्स n-1 अगर n साइडेड पॉलीगन है डिवाइडेड बाय r। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड हो गया kq/r²। अब एन साइडेड पॉलीगन में एक कॉर्नर को छोड़ के बाकी सारे कॉर्नर्स पे चार्ज है, तो चूंकि एन पॉलीगन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ईच जो आपका कॉर्नर है उसका वर्टेक्स है, तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड देयरफॉर विल गेट कैंसल्ड, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट, सिर्फ एक कॉर्नर बच रहा है, सिर्फ उसी एक कॉर्नर का फील्ड होगा, और उस कॉर्नर पे फील्ड एक चार्ज की वजह से होगा जो उसके अपोजिट होगा, जहां पे जो एक कॉर्नर पे चार्ज है और दूसरे अपोजिट कॉर्नर पे चार्ज जो आपने फ्री रखा है, तो फील्ड सिर्फ इसका बचेगा वहां पे, बाकी जितने भी कॉर्नर्स पे चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट फील्ड से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो फील्ड सच में बनेगा kq/r²। ओनली दैट कॉर्नर विल बी दैट लेफ्ट, और उसी एक कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह जो है अपोजिट कॉर्नर का चार्ज है जो वहां फील्ड क्रिएट करेगा। बाकी स्केलर क्वांटिटीज में सारे चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होगा, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ जाए, हर कॉर्नर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्टिकली अपोजिट होंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एक कॉर्नर बचेगा, उसी का फील्ड जो है उस सेंटर पे आ जाएगा। अब आपको E/V रेशियो चाहिए, तो यू जस्ट डिवाइड द टू, जैसे आप डिवाइड करोगे तो V/E का रेशियो चाहिए आपको, इट इज V/E, V/E आपको चाहिए, तो यहां पे बेटा k कैंसिल आउट हुआ, r कैंसिल आउट हुआ, एक r ऊपर जंप करेगा, q भी कैंसिल आउट हुआ, r ऊपर जंप करेगा, इट्स n-1, r(n-1) शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, r(n-1) शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, consider a non-spherical conductor shown the figure which is given a some amount of charge। आपने इसको कुछ चार्ज दिया, the charge distributes itself on the surface such that the charge densities are sigma1, sigma2 and sigma3। तो यहाँ पे sigma1 चार्ज है बेटा, यहाँ पे sigma2 चार्ज होगा और यहाँ पे sigma3 चार्ज होगा। देन हमें बोलना है रिलेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है दैट spherical conductors, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है बेटा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब जहां रेडियस कम वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, सबसे कम रेडियस यहाँ पे, इसी को तो करोना कहते हैं, करोना डिस्चार्ज, जहां रेडियस कम होता है ना स्फेरिकल सरफेस में, पॉइंटेड टिप्स होते हैं, कंडक्टर्स में जो पॉइंटेड टिप्स होते हैं वहां चार्ज एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है, क्योंकि रेडियस कम, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया ज्यादा होता है। जब हम वेन डी ग्राफ्ट जनरेटर जैसी चीज पढ़ाते थे तो हम वहां कॉम्ब यूज करते थे, मेटलिक कॉम्ब का
यही होता था कि कॉम में जो पॉइंटेड टिप है उसका एरिया कम है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन ये, है ना, सिग्मा 2 जो है सबसे ज्यादा होना चाहिए सिग्मा 1 से, क्योंकि यहां थोड़ा रेडियस है, और सबसे कम जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी थर्ड पे होना चाहिए। सो सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3, सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द की टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। कोरोना डिस्चार्ज के नाम से मशहूर है फिजिक्स में। उसके बाद टू मेटलिक स्फीयर्स ऑफ सेम मास, तो मास सेम है बेटा, मास सेम है, दिस इज द की, मास सेम है, दिस इज द की, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय अ लाइट इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज सेम, लेंथ बराबर है, द स्फीयर्स आर गिवन इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे प्लस 4q ऑन द अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट शोज द रिजल्टिंग पोजीशंस ऑफ द स्फीयर। आपको पता होना चाहिए बेटा tan ऑफ थीटा स्ट्रिंग बेस्ड इन न्यूमेरिकल्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्ट्रिंग बॉब न्यूमेरिकल्स में tan ऑफ थीटा इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन डिवाइडेड बाय mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ये होता है mg। हम क्लासरूम प्रोग्राम्स में आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे जो tan ऑफ थीटा है, एंगल विद द वर्टिकल जो है, इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द मास, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट m जो है इसने खुद कांस्टेंट कर दिया। अब m जब कांस्टेंट है वो बात की बात है, फिलहाल q1 q2, अगर q1 q2 डिफरेंट भी है बट ये इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा उतना वापस, बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, r स्क्वायर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, g भी कांस्टेंट है, तो यहां पे सिर्फ रिलेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है। अगर मास दोनों बॉब्स का सेम है तो एंगल वर्टिकल के साथ दोनों के सेम रहते हैं, अगर मास डिफरेंट है तो एंगल डिफरेंट रहते हैं, जिसका मास ज्यादा उसका एंगल छोटा, जिसका मास कम उसका एंगल ज्यादा, यह हम क्लासरूम प्रोग्राम्स में पढ़ाते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे चूंकि मास सेम है तो एंगल विद द वर्टिकल इन बोथ केसेस शुड रिमेन सेम, बाकी कोई डायग्राम जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करती। इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, चार्जेस सेम है दो बॉब्स पे तब भी यही होगा, डिफरेंट है तब भी ये होगा, क्योंकि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट है। अब चार्ज सेम है डिफरेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ मास से, अगर मास सेम है तब एंगल विद द वर्टिकल रिमेन सेम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई बिलीव दैट आपको समझ आया हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड शोन द फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन एज दैट बिटवीन दोज ऑन द राइट। तो यहां जो है, यहां जो स्ट्रेंथ है दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ दिस। अगर यहां स्ट्रेंथ ट्वाइस है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट पॉइंट ए इज, अगर यहां 40 दैट इज न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है और स्ट्रेंथ दुगनी है, तो यहां आधी स्ट्रेंथ है तो यहां आधा फील्ड होगा। आधा फील्ड कितना होगा? दैट विल बी 20 न्यूटन पर कूलम। इसको कोई इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। दैट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अस द कांसेप्ट ऑफ द स्ट्रेंथ, मोर द डेंसिटी मोर द स्ट्रेंथ। अब यहां पे अगर डेंसिटी ट्वाइस है तो अगर फील्ड फिर 40 न्यूटन पर कूलम के बराबर है और अब यहां डेंसिटी आधी है तो फील्ड भी आधा होना चाहिए। सो 20 न्यूटन पर कूलम शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दैट इज द ऑप्शन सेकंड। उसके बाद टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैव अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2। तो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, बट टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग, मतलब डायमेंशंस की बात की जाए तो वो बराबर है बट चार्जेस डिफरेंट है, separated by distance r, if they are made to touch each other and then separated again to the same distance, आपने इनको टच करा और फिर सेम डिस्टेंस पे अपार्ट कर दिया, the electrostatic force between the spheres in the cases will be neglect induction of charges। बहुत आसान है बेटा। तो सॉल्यूशन के लिए लेट अस सपोज दैट Q1 जो है 6 कूलम है और Q2 है दैट इज 4 कूलम। दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। तो इनिशियली जो है ये मान लो, और फोर्स इनिशियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के हिसाब से, फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ चार्जेस होगा, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 24, क्योंकि 6 into 4 इज 24। अब जब आपने टच कराया, और सेपरेट किया बाय द सेम डिस्टेंस, टच करने के बाद सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस, चार्ज जो है 6 और 4 जो हो गया 10, 10 का आधा हो गया 5 कूलम, और ये भी हो जाएगा बेटा 5 कूलम, क्योंकि जब आपने टच कराया टोटल चार्ज हो गया 10 कूलम, और सेपरेट करने पे आधा आधा, क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर्स है, और आधा आधा करने पे 5 कूलम और 5 कूलम जो है डिवाइड हो गया। अब जो फोर्स होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के हिसाब से एंड विल बी 5 into 5 एंड दैट विल बी 25। अब आप खुद बोलिए 25 इज ग्रेटर देन 24, तो इसका मतलब बाद वाला फोर्स पहले वाले फोर्स से ज्यादा है, मोर देन, है ना। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स इन द केस विल बी, अब इस केस में जो है मोर देन बिफोर होगा, दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये बिल्कुल एक एग्जांपल से मैंने समझाया, होप आपको ये समझ आया हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। तो दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है, इसका रेडियस जो है बेटा दैट्स 1 मिलीमीटर और इसका जो रेडियस है दैट इज 2 मिलीमीटर। तो ये ए है और बेटा ये बी है।
सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है, आर यूनिफॉर्मली चार्ज। इफ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर देन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सरफेसेस ऑफ ए एंड बेस। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालने, तो आपको सब पता होना चाहिए बेटा, जब आप इनको टच कराएगा और इक्विलिब्रियम पे पहुंचोगे तो उनका पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल सरफेसेस पे जो होता है दैट इज के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर पोटेंशियल होता है। अगर मैं आर रेडियस मान के चलता हूं कैपिटल आर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होता है वो होता है बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंस। तो अगर आप इनको एक साथ देखो तो के क्यू बाई आर हो गया, के क्यू बाई आर हो गया सरफेस का पोटेंशियल, सरफेस का पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेडियस। अब जब आपने इनको टच करवाया, यू हैव कनेक्टेड देम बाय वायर, दे विल रीच टू द कॉमन पोटेंशियल, दे विल रीच टू द कॉमन पोटेंशियल। और बेटा जब पोटेंशियल सेम होगा, जब पोटेंशियल सेम होगा तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो उस हिसाब से एक ए का रेडियस 1 है और बी का रेडियस दैट इज 2 है। और अगर मैं उस हिसाब से ई ए बाई ई बी का रेशियो निकालूं जो हमसे पूछा जा रहा है, तो ई ए का रेडियस नीचे आएगा दैट्स 1, ई बी का रेडियस ऊपर आएगा, तो 2:1 शुड बी द राइट आंसर। और यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, so, ये भी मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर, दोनों कैंसिल आउट होके 2:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज -q, तो इसका चार्ज जो है दैट्स -q एंड मास m, इसका मास भी जो है दैट्स m इज मूविंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस r। ये एक सर्कल में जा रहा है जिसका रेडियस r है, अराउंड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज ऑफ लीनियर डेंसिटी प्लस लैम्डा। तो इस पे लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, दिस इज व्हाट्स इंपॉर्टेंट। देन द टाइम पीरियड विल बी, k का वैल्यू दिया है, इसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसको रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया बेटा mv²/r एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया इसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फील्ड ऑफ द लाइन, फील्ड ऑफ द लाइन। तो नेगेटिव की वजह से जो है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ये होना चाहिए। तो बेटा mv²/r इज इक्वल k, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन होता है λ/2π एप्सिलॉन नॉट आर, λ/2π एप्सिलॉन नॉट आर किसी भी लाइन चार्ज का एट अ डिस्टेंस आर फील्ड होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आर जो है यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, m उधर ही रखिए या m मैं नीचे ले जाता हूँ। v हो गया बराबर 2πr डिवाइडेड बाई t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा इट इज q लैम्डा डिवाइडेड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट m, तो इसके बराबर हो गया। तो अगर हम रूट दोनों साइड से ले तो ये बनेगा 2πr डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू रूट ऑफ इट इज q लैम्डा डिवाइडेड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट m। तो यहाँ पे टाइम पीरियड अब चाहिए, टाइम पीरियड क्रॉस हो जाएगा, तो टाइम पीरियड हो गया बराबर इट इज 2πr, ये ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 2π एप्सिलॉन नॉट m डिवाइडेड बाई q लैम्डा। सो दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ऐसा कोई ऑप्शन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको k डालना पड़ेगा, इसमें k डालना पड़ेगा, k यू हैव टू इंजेक्ट हियर। तो k इंजेक्ट करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और बेटा 2 से डिवाइड करिए। सर क्यों? क्योंकि ये बनेगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट दैट्स k, तो t हो जाएगा बराबर 2πr और ये हो जाएगा इट इज ट्वाइस, ये तो 2⁴π एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट इज k, तो ऊपर m बचेगा, नीचे k बचेगा, तो ट्वाइस ऑफ k q लैम्डा शुड बी द आंसर। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको अरेंज करना था आपको इस फॉर्मेट में क्योंकि आपको 1/4π एप्सिलॉन नॉट के बदले k लेना पड़ेगा। दैट्स हाउ टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। आई बिलीव दैट आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज चार्जेस -q एंड +q आर लोकेटेड एट a एंड b। तो -q और +q आपने a और b पे लोकेट किया रिस्पेक्टिवली। कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ये सिर्फ -q +q तो डायपोल ही होता है। डिस्टेंस AB इज 2a, डिस्टेंस AB जो है बेटा 2a है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल एंड OP इज द परपेंडिकुलर टू AB। A charge q is placed at P where OP is y, तो OP जो है बेटा y के बराबर है, OP जो है वो y के बराबर है एंड इज ग्रेटर देन 2a। द चार्ज q एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, तो यहाँ पे जो इस पे फोर्स है दैट इज F। और उसके बाद इफ q is now moved along the equatorial line to P dash, अब आपने इसको P dash पे लाया such that OP dash is y/3, तो बेटा ये डिस्टेंस जो है अब ये y/3 के बराबर है, मतलब 1/3 ऑफ y, तो such that OP the force on q will be close to, तो यहाँ पे इसको फोर्स कितना होगा? तो बेटा आपको पता होना चाहिए डायपोल पे जो फील्ड होता है ना वो होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट इट इज P/r3, तो फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3। अगर फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3 है, फोर्स होता है बेटा q, चार्ज q
Q मल्टीप्लाइड बाई फील्ड। अब यहां पे अगर फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के हिसाब से जो है मानता हूं मैं E फील्ड है और चार्जर पार्टिकल का Q है, तो ये जो फोर्स इसने दिया है F के बराबर। अब जो दूसरी जगह है, जब इसको यहां शिफ्ट किया गया तो डिस्टेंस जो है y/3 होगी। जब y/3 होगी तो F डैश बनेगा बराबर Q इंटू E डिवाइडेड बाय ये y/3 के हिसाब से जो है इट इज 1/3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27 टाइम्स, तो ये 27 जाएगा, तो 27 टाइम्स Q के वैल्यू के बदले F, सो 27 टाइम्स F इज द राइट आंसर विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 3। तो जब डिस्टेंस 1/3 होगी तो y पहले y था तो फोर्स इतना था, अब ये y/3 हो गया तो y क्यूब डिवाइडेड बाई 3 क्यूब, 3 3 9 3 27, 27 ऊपर जंप करेगा, सो 27 टाइम्स F इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द ओनली थिंग यू शुड नो इज कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल R क्यूब के हिसाब से फील्ड है। उसके बाद द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन विद डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ, तो हमें बोलना है कि ये ग्राफ किसके लिए, तो यहां पे जो है अगर आप देखोगे ये चीज कांस्टेंट है, उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हिसाब से फॉल करता है। तो पहला ऑप्शन जो है पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। हां, अगर हम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के पोटेंशियल की बात करें तो इनसाइड फील्ड 0 होता है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल R होता है। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर गलत है, फील्ड तो इनसाइड 0 होता है। अगर फील्ड इनसाइड 0 है तो यहां पे फील्ड प्रेजेंट है, सो आई बिलीव दैट ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि शेल में अंदर फील्ड 0 होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल R होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a 10 microcoulomb charge is divided into two parts and placed at 1 centimeter distance so that the repulsive force between them is maximum. तो then the charges of the two parts, ये पुराना 80 का क्वेश्चन है बेटा, इसको सिर्फ शेप बदली गई है। अगर आप किसी भी चार्ज को उसके दो इक्वल भागों में बांट दे, मतलब चार्ज को दो इक्वल हिस्से कर दे आप Q/2 उन दो को सेपरेट करोगे किसी डिस्टेंस से, तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाता है बेटा। ये कंडीशन रहती है किसी भी फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए। अगर आप दो चार्जेस को इक्वल दो हिस्सों में बांट के एट सम डिस्टेंस अगर आप उसको रखो तो उस पेयर में सबसे ज्यादा फोर्स होगा। अब अगर आपने यहां पे जो है फॉर एग्जांपल 10 कूलम लिया तो 5 कूलम पे फोर्स मैक्सिमम होगा, तो दैट इज व्हाई आपका 10 कूलम चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम है, तो 5 माइक्रोकूलम एक ऐसा ग्रुप है जिसमें फोर्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि 5 5 25। अगर आपने 6 4 किया होता, ये 6 माइक्रोकूलम, ये 4, 6 4 24। अगर आपने 7 3 किया होता तो 7 3 21, सिर्फ 25 बनेगा इसमें। सो प्रोपोर्शनलिटी विल बी मैक्सिमम हियर। और यहां पे 5 माइक्रोकूलम, ये ग्रेविटेशन में भी एक कॉमन क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एक कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट इज 3 concentric metallic spherical shells of radii R, 2R and 3R are given. Concentric spherical shells है बेटा, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस बेटा 2R है और इसका रेडियस जो है बेटा दैट इज 3R। तो 3 concentric spherical shells है जिनके रेडियस ये है। इट इज फाउंड, और चार्जेस इन पे क्या जो है, चार्जेस कितने हैं इन पे, इस पे चार्ज है बेटा Q1, इस पे जो चार्ज है Q2 और इस पे जो चार्ज है दैट इज Q3। इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल्स आर इक्वल। तो सरफेस चार्ज डेंसिटीज तीनों पे बराबर है, सरफेस चार्ज डेंसिटीज तीनों पे बराबर है, देन द रेशियो ऑफ चार्जेस गिवन टू द शेल्स इज, तो वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ चार्जेस। देखो बेटा, अगर इस पे चार्ज Q1 है तो ये इंड्यूस इस पे करेगा -Q1 के बराबर का चार्ज। जब यहां -Q1 के बराबर का इंड्यूस हो जाएगा तो +Q2 आपको लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू Q2 हियर। तो +Q2 जो है इस पे आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि जो इंड्यूस्ड -Q1 है तो उतना ही आपको +Q1 में इसको ड्रॉप करना है, सो दैट ये चार्ज Q2 मेंटेन रहे। तो यहां पे फिर जो चार्ज जो आ जाएगा तब जाके Q2 बचेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड यहां -Q1 है, +Q1 अरेंज करना पड़ेगा। और जब आउटर के लिए हम देखेंगे तो ये इंड्यूस करेगा -Q1 और ये इंड्यूस करेगा -Q2, तो आपको +Q1 और +Q2 देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप इट Q3। अब सरफेस चार्ज डेंसिटीज बराबर है, अगर तीनों की सरफेस चार्ज डेंसिटीज बराबर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाय एरिया। तो पहले का चार्ज हो गया Q1 डिवाइड बाय एरिया हो गया बेटा 4πr², क्योंकि इसका रेडियस R है। अब दूसरे पे कितना चार्ज होगा, दैट इज Q1 + Q2। सर कहां से आया, डिवाइडेड बाय 4πr दैट इज 2R का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने बोला Q1 इंड्यूस करेगा -Q1, आपको +Q1 देना पड़ेगा तब जाके Q2 मेंटेन रहेगा। दैट इज व्हाई इंडक्शन से Q1 + Q2 डिवाइड बाय 4πr² और इज इक्वल, अब ये दोनों वहां इंड्यूस करेंगे तो इसलिए वहां जाएगा Q1 + Q2 प्लस अपना Q3 डिवाइडेड बाय 4πr² दैट इज 3R का होल स्क्वायर। तो ये हो गया तीनों का चार्ज डेंसिटी बराबर है। अब यहां पे आप कैंसिलेशन करेंगे, 4π
4 पाई जो है पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर थ्रोट कैंसिल आउट हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद इक्वेशन Q1 इज इक्वल, इट इज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई जो है यह आ जाएगा बेटा यहाँ 4, यह आ जाएगा 4 यहाँ पे, और ये हो जाएगा बेटा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई बेटा यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर। तो अब आप इस पे सॉल्व करिए, Q1 निकालिए यहां से, ठीक है, Q1 उसको इंजेक्ट करिए, दैट सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल दैट, यू विल गेट द आंसर, एंड आई बिलीव दैट ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें इंपॉर्टेंट था इक्वेशन बनाना, इक्वेशन मैंने बना के दिया, यू जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट द रेशियो एज 1:3:5 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद a fully charged capacitor has a capacitance C. It is discharged through a small coil of resistance wire embedded in a thermally insulated block of specific heat capacity S and mass M. If the temperature of the block is raised by del T, the potential difference across the capacitances, जो capacitance में energy store होगी ना initially, that will be half of CV square. So this will be the energy stored in the capacitor. फिर आपने जब इसको एक small coil of resistance R के साथ जो है connect कर दिया, तो उसमें heat develop होगी, तो उसमें जो heat develop होगी बेटा, जो उसमें heat develop होगी, that will be MS del T. दैट्स ms del T। m हो गया उसका मास जो दिया है, s हो गया उसका स्पेसिफिक हीट, एंड del T हो गया कितने टेंपरेचर से वो राइज कर गया, तो ये एनर्जी हीट में चली गई। तो अगर ये एनर्जी हाफ ऑफ CV स्क्वायर है, हीट में चली गई, दैट इज ms del T। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा V स्क्वायर हो गया बराबर 2ms del T डिवाइडेड बाई C टेकिंग रूट, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ, इट इज 2ms del T डिवाइडेड बाई C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो रूट ऑफ 2ms del T डिवाइडेड बाई C जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। दिस इज हाउ टू गो फॉर दिस क्वेश्चन। A parallel plate capacitor is made by stacking n equally spaced plates connected alternately. If the capacitance between any two adjacent plates is C, then the resultant capacitance is। तो ये alternate stacking पे बेस्ड क्वेश्चन, और alternate stacking जो होती है ना, alternate जो होती है, ये हम क्लासेस में भी पढ़ाते हैं। alternate stacking में जो capacitance होता है उसका फॉर्मूला होता है n-1, it is epsilon naught A by D। n-1 epsilon naught A by D is the formula। अब जो epsilon A by D है, तो that is capacitance, तो यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डेवलप जो हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू n-1 इनटू C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी अल्टरनेट अरेंजमेंट, मतलब एक प्लेट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इसको हम अल्टरनेट स्टैकिंग ऑफ प्लेट्स कहते हैं। सो n-1 C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज व्हाट वी डिस्कस, एंड इट्स अ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम्स, और हम क्लासरूम्स में भी पढ़ाते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम, बिल्कुल ये बोलने की बात ही नहीं, सीरीज में चार्जेस जो है कैपेसिटर्स पे सेम होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज इन सच अ कॉम्बिनेशन चार्ज कैन मूव ओनली अलोंग वन रूट। सीधी सी बात है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो एक ही पाथ अवेलेबल होता है, जब पाथ एक ही है तो चार्ज हर एक कैपेसिटर पे एक ही चला जाता है। दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट इज, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज halved and dielectric constant is 3 times, then capacitance becomes this। तो कैपेसिटेंस होता है बेटा K epsilon naught A by D। अब आप बोलिए, अब क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि डिस्टेंस जो है प्लेट्स में वो हालो कर दिया, तो अगर ये हालो कर दिया, आपने आधा कर दिया, और डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट को 3 टाइम्स किया, इसको 3 टाइम्स किया, तो 3 2 6, ये बनेगा 6 K epsilon naught A by D, तो ये बनेगा बेटा 6 टाइम्स का कैपेसिटेंस। बिल्कुल सही है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इट डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक पे। तो पहला वन इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आपका A parallel plate capacitor is charged and then isolated। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपने चार्ज दिया और आइसोलेट किया। आइसोलेट करने का मतलब आपने सोर्स रिमूव किया। सोर्स रिमूव करने का मतलब व्हेन सोर्स इज रिमूव्ड, सोर्स जब रिमूव होता है बेटा, सोर्स जब रिमूव होता है तो चार्ज कांस्टेंट होता है, क्योंकि ना अब चार्ज सिस्टम पे आएगा ना चार्ज सिस्टम से जाएगा, क्योंकि सोर्स निकाला गया तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑन चार्ज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हो बेटा Q = CV। अब आप देखिए द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन, देखिए C होता है बराबर बेटा epsilon naught A by D। अगर आप बेटा ये बढ़ा रहे हो तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज होगा, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है। ये जब डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और चार्ज कांस्टेंट रहेगा। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल डिक्रीजेस, नहीं पोटेंशियल इंक्रीजेस, ये गलत है। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यू शुड हैव दिस मच ऑफ आइडिया टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इज
इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेस इफ, तो कैपेसिटेंस होता है बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो अब कैपेसिटेंस कब बढ़ेगी, एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीजेस, एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीज से कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा बेटा, ये भी नहीं हो सकता। एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजेस, अगर एरिया बढ़ेगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस, डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस घटेगी, सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद इफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स ऑफ डायमीटर, तो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस डी है, इन प्लेट्स का जो डायमीटर है वो डायमीटर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया बेटा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद at what distance should the plates be held so as to have the same capacitance as that of a sphere, तो इनका कैपेसिटेंस एक स्फीयर के बराबर होना चाहिए, जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस बेटा 10 सेंटीमीटर, तो एक स्फीयर के बराबर की कैपेसिटेंस। अब इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस जो है इसके बराबर है, कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इक्वल, स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, खेल खत्म। तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, एरिया हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर हो गया बेटा 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10⁻² इंटू 4 इंटू 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में लाते हैं, डी हमें निकालना है, इज इक्वल ये हुआ बेटा 4 पाई और इसका रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻²। अब एक सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आप देखोगे सबसे पहली फुर्सत में एक पाई 4 कैंसिल आउट, एक 4 पाई कैंसिल आउट, उसके बाद जो बचता है ये बनता है 4 इंटू 10⁻⁴, और 10⁻² भी एक में निकाल देता हूं। उसके बाद जो बचता है ये बचता है 4 इंटू 10⁻²/2, 4 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, दैट इज d इज इक्वल, यहां पे जो है बेटा दैट इज 10, तो d किसके बराबर हुआ 4 इंटू 10⁻�3, तो ये हो गया बेटा 4 मिलीमीटर शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज A capacitance of 2 microfarad is required in an electrical circuit across a potential difference of this, तो एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस चाहिए across a potential difference, मतलब वो 1 किलो वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है, 2 माइक्रोफैराड बर्दाश्त कर सकता है 1 किलो वोल्ट तक वोल्टेज। A large number of 1 मिली माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स, अब आपने छोटे छोटे 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स के बहुत सारे लाए अवेलेबल विच कैन विथस्टैंड अ पोटेंशियल ऑफ नॉट मोर देन 300, मगर हर एक 1 माइक्रोफैराड 300 से ज्यादा वोल्ट का पोटेंशियल बियर नहीं कर सकता। द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड टू अचीव दिस कैपेसिटेंस, तो बेटा यहां पे एक मिक्सड ग्रुपिंग है, पहले सीरीज में कुछ कैपेसिटर्स है, और फिर इनको आप पैरेलली जोड़ रहे हैं। ये 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स है बेटा, जिनको आप ऐसे अरेंज कर रहे हो, सो दैट आपको एक 2 माइक्रोफैराड का मान लीजिए ऐसे ऐसे करके, मान लीजिए ये आपका एक अरेंजमेंट है जिसको हम मिक्सड ग्रुपिंग टाइप कह सकते हैं। और अब आपका जो ये है, मान लो हर एक रो में n कैपेसिटर्स है, m सच रोज है, और फिर आपने इसको एक सोर्स के साथ जोड़ दिया, जो सोर्स का पोटेंशियल जो है दैट इज 1 किलो वोल्ट मींस 1000 वोल्ट के बराबर। तो इनसे आप ये 1 माइक्रोफैराड का ईच है, हर एक जो है 1 माइक्रोफैराड का है, हर एक जो है बेटा हर एक जो है 1 माइक्रोफैराड का है। हम इनको कैसे कनेक्ट करें, कितने जो है हमारे पास कैपेसिटर्स लगेंगे कि अरेंजमेंट 2 माइक्रोफैराड के बराबर हो जाए, दैट इज द क्वेश्चन। तो बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले 1000 वोल्ट इसमें भी होगा, 1000 वोल्ट इसमें भी होगा, 1000 वोल्ट इसमें भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम है। अगर 1000 वोल्ट सब में ट्रांसफर होगा तो बेटा 1000 वोल्ट जो है 1000 वोल्ट डिवाइडेड बाय n जो है डिवाइडेड बाय n, क्योंकि एक रो में जो है आपको n कैपेसिटर जोड़ने पड़ेंगे इज इक्वल, बट वो जो है 300 से ज्यादा नहीं हो सकता। 1000 जब डिवाइड होगा, क्योंकि 1000 इस पैरेलल में चला गया, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। अब 1000 को ब्रेक करना इसमें, बट 300 से ज्यादा किसी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बियर जो कर सकता है दैट इज ओनली 300 वोल्ट। तो इसलिए मैंने लिखा 1000 को n हिस्सों में बांटना है, n कैपेसिटर्स में बांटना है, बट हर एक का हिस्सा जो है वो 300 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो n किसके बराबर हुआ, इट इज 1000 डिवाइडेड बाय 300 में से 0 गया तो ये बना 3.33 कैपेसिटर्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 कैपेसिटर्स आपको एक लाइन में लगेंगे। अगर n जो है 4 कैपेसिटर्स है, अगर एक लाइन में 4 कैपेसिटर्स लगेंगे, तो अब आप बोलिए 4 कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हुआ। 1/CS इज 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 1/1 बेटा, और ये बना बराबर, ये बना 4/1। तो बेटा 1 CS किसके बराबर हुआ 1/4 माइक्रोफैराड, मतलब एक लाइन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट्स 1/4 माइक्रोफैराड के बराबर। तो ये भी 1/4 माइक्रोफैराड, ये भी होगा
बराबर 1/4 माइक्रोफेरेड, ये भी होगा बेटा बराबर 1/4 माइक्रोफेरेड के बराबर की कैपेसिटेंसेस है। ऐसे आपने m सच ग्रुप्स लाए, अगर आपने m सच ग्रुप्स ऐसे लाए तो हमारा दिमाग ये कहता है कि ये अब पैरेलल में जुड़ जाएंगे, तो ये पैरेलल में आ जाएंगे और पैरेलल में कैपेसिटेंसेस ऐड होती है, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ये m है, तो m इंटू 1/4 जो है 2 माइक्रोफेरेड से ज्यादा नहीं हो सकता, m इंटू 1/4, क्योंकि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ये m टाइम्स है, तो इसलिए m टाइम्स ऐड करेंगे, तो m टाइम्स 1/4 जो है वो 2 माइक्रोफेरेड से ज्यादा नहीं, क्योंकि ये सारा 2 माइक्रोफेरेड के बराबर है, तो m हो गया बराबर 8। तो अब आपके पास एक रो में 4 कैपेसिटर्स है और ऐसे 8 रोज है, ऐसे 8 रोज है। अब टोटल कितने लगे आपके पास, तो टोटल कैपेसिटर जो होंगे दैट विल बी 4 इंटू 8, दैट इज 4 इंटू 8, दैट इज 32 कैपेसिटर्स आपके जो है मिक्स्ड ग्रुपिंग में चलेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन, A parallel plate capacitor is of area 6 centimeter square and a separation 3 millimeter. तो 6 centimeter का एरिया और separation 3 millimeter का, the gap is filled with 3 dielectric materials of equal thickness seen figure. तो equal thickness हो गया मतलब एरिया के आपने बराबर तीन जो है 3 हिस्से किए हैं, तो दैट इज 3 इक्वल हिस्सों में इसको बांटा गया है, तो 6 का मतलब 2 2 2 के हिसाब से ये बटा है विद डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट्स। इसका डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट 10 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट 12 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट 14 है। तो द डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट ऑफ अ मटेरियल व्हिच वन फुली इंसर्टेड इन द अबव कैपेसिटर गिव्स द कैपेसिटेंस वुड बी। ओ इसमें ये है, हमें बेटा निकालना है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट, हमें निकालना है क्योंकि एरिया में है। एरिया में जब आप एरिया काटते हो, व्हेन एरिया इज कट, ये हम क्लास में पढ़ाते हैं, व्हेन एरिया इज कट, जब हम एरिया को कट करते हैं तो कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। कैपेसिटर जो है ये इंडिविजुअल कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर जो है इन जो है पैरेलल में जुड़ जाते हैं। अब अगर वो पैरेलल में जुड़ जाते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होना चाहिए C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर। तो पूरे कैपेसिटर का जो अगर हम एक ही डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे इनके बदले, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसका जो कैपेसिटेंस होना चाहिए वो इन 3 के बराबर, एडिशन के बराबर होना चाहिए। एडिशन क्यों, क्योंकि एरिया को आपने काट दिया 3 इक्वल हिस्सों में, जब एरिया कट होता है तो कैपेसिटर्स पैरेलल में, ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में आ जाते हैं। तो अब इक्विवेलेंट वाले में कैपेसिटेंस होगा K एप्सिलॉन नॉट A by D, K एप्सिलॉन नॉट A by D, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हमें निकालना है, इज इक्वल पहले कैपेसिटर का हो गया K1 हो गया बेटा 10 एप्सिलॉन नॉट A by 3 इंटू डी। सर A by 3 क्यों, क्योंकि 3 इक्वल हिस्सों में आपने इसको काट दिया। दूसरे का हो गया बेटा 12 एप्सिलॉन नॉट A by 3D, क्योंकि ये भी A by 3 हिस्सा है, और प्लस तीसरे का हो गया बेटा इट इज 14 दैट इज एप्सिलॉन नॉट A by D के बराबर 3D के बराबर, क्योंकि एरिया के बराबर 3 हिस्सों में कटाई हो गई है। उसके बाद अगर आप एप्सिलॉन नॉट A by D 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 जो है कैंसिल आउट करोगे तो बेटा K होगा बराबर इट इज 10/3 10/3 1/3 बाहर निकालिए, तो ये हो गया बेटा इट इज 26 प्लस 10 इज 36, तो K 3 1 3 3 2 6, तो K जो है आपका 12 के बराबर आना चाहिए, तो K शुड बी इक्वल टू 12, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर अक्रॉस AB। हमें AB में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना बहुत आसान रहता है पॉइंट पोटेंशियल से। ये हो गया बेटा V1, तो ये पोटेंशियल हो गया V1, ये पोटेंशियल हो गया V1, क्योंकि वायर जो है पोटेंशियल्स को शॉर्ट करती है। उसके बाद अगर हम लास्ट पॉइंट को पोटेंशियल V2 दे तो V2 से ये आएगा V2 पे, ये V2 पे आएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि दो प्लेट सेम पोटेंशियल पे, ये भी आया V2 पे, ये भी आया V2 पे, ये कैपेसिटर है ही नहीं। अब यहाँ V1 V2 में एक कैपेसिटर है, क्योंकि ये बेटा V2 यहाँ आया वायर से लेके और V2 यहाँ तक आया, तो ये भी V1 V2 में, ये भी V1 V2 में। ये ऐसी बात होगी कि अगर मैं 2 पॉइंट्स बनाऊं दैट्स V1 V2, एक कैपेसिटर आ गया V1 V2 में जिसकी कैपेसिटेंस C है, और दूसरा भी V1 V2 में जिसकी कैपेसिटेंस C है। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा बराबर 2C, और 2C शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी एक आपको बोला, पॉइंट पोटेंशियल इज द बेस्ट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a capacitor of capacitance C charged with a potential V, the flux of the electric field। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, बोला जा रहा है इसका कैपेसिटेंस C चार्ज होता है पोटेंशियल V। तो ये अगर पॉजिटिव प्लेट है बेटा तो ये नेगेटिव प्लेट है, इस पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी दैट इज C into V, और इस पे जो चार्ज आएगा दैट्स माइनस CV, क्योंकि बेटा चार्ज होता है बराबर कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो इस पे इतना चार्ज प्लस आया, इस पे इतना नेगेटिव चार्ज आया, तो ये है आपका चार्ज। तो द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो अब आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस, उसमें पॉजिटिव प्लेट रखा गया, जब आप पॉजिटिव प्लेट रखोगे तो उसमें चार्ज हो गया CV, तो फ्लक्स कमिंग आउट हो गया बेटा बराबर 1 by epsilon naught टाइम्स चार्ज। चार्ज कितना है दैट इज CV, चार्ज इसका जो है CV है, तो CV by epsilon naught शुड बी द राइट आंसर, व्हिच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई। हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका इंटेंसिटी ई है, विच इज एज शोन, जो दिखाया गया। हाउ मेनी लेबल्ड पॉइंट्स हैव द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एज द फुली शेडेड पॉइंट्स। तो आपको पता होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बेटा डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो ये की पॉइंट्स होते हैं। अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो पोटेंशियल डिक्रीजेस, अगर आप फील्ड के अगेंस्ट आते हो पोटेंशियल इंक्रीजेस, और अगर आप परपेंडिकुलर जाते हो पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो अगर आप परपेंडिकुलर जाते हो पोटेंशियल इज कांस्टेंट, और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो यहां पे इस पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट, ये इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। ऐसे कितने पॉइंट्स है जिनका पोटेंशियल यही है? तो यही 3 पॉइंट्स है, 1, 2 और 3। 3 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये लेके तो 4 है, ये लेके तो 4 है, बट हमें बोला जा रहा है हाउ मेनी लेबल्ड पॉइंट्स हैव द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फुली शेडेड पॉइंट। तो इस जैसे सिर्फ 3 ही है जिनका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होगा, अगेंस्ट इंक्रीज होता है, बट परपेंडिकुलर जब आप मूव करते हो इन सरफेसेस को तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के नाम से क्लासरूम प्रोग्राम्स में पढ़ाते हैं। उसके बाद the given figure shows tracks of 3 charged particles in a uniform electrostatic field. Give the signs of the 3 charges. Which particle have the highest charge to mass ratio? देखो डिविएशन का जो फॉर्मूला है, it is 1/2, it is QE by m, it is L square by V square. This is the deviation of a charged particle when it traverses in a perpendicular electric field. तो आपने चार्जड पार्टिकल्स को ऐसे फायर किया और फील्ड यहां की तरफ है, तो ये परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द चार्जड पार्टिकल का फील्ड डाउनवर्ड्स और मोशन टुवर्ड्स राइट। और फिर हमसे बोला जा रहा है कि इनमें से विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। तो चार्ज टू मास रेशो हो गया Q/m, चार्ज टू मास रेशो हो गया Q/m। तो यहां प्रोपोर्शनलिटी जो डिविएशन का है Q/m के, तो जिसका डिविएशन ज्यादा उसका Q/m ज्यादा। डिविएशन किसका ज्यादा? मुझे लगता है पार्टिकल नंबर 3 का डिविएशन जो है पार्टिकल नंबर 1 और 2 से ज्यादा। अगर डिविएशन ज्यादा है तो आपका चार्ज टू मास रेशियो भी ज्यादा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसका डिविएशन इन दो से ज्यादा है। उसके बाद some charge is being given to a conductor, then its potential is, conductors जो है behaves as equipotential surfaces, तो potential throughout is same, remain same throughout the conductor। जब भी हम कंडक्टर्स को चार्ज देते हैं, चार्ज सरफेस पे रिजाइड करता है, फील्ड इनसाइड 0 होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और हम बोलते हैं कि मेटलिक कंडक्टर्स बिहेव एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैलकुलेट द टेंशन इन द थ्रेड ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बेटा ये फील्ड है, ये आपका सेटअप है, ये चार्ज है, तो ये डाउनवर्ड्स है, और हमें बोलना है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे टेंशन इन द थ्रेड। तो अगर आप इस डायग्राम को यहां बनाएंगे बेटा, तो डायग्राम मुझे लगता है ऐसे जो है ये चार्जेड पार्टिकल यहां पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स QE बन जाए। बहुत आसान, इस पे चार्ज Q है और फील्ड उधर की तरफ है, तो फील्ड आ गया, Q भी प्रोवाइड है, फील्ड भी प्रोवाइड है, और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। उसके बाद इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड्स होगा। अब हमें टेंशन बोलना है, दिस टेंशन इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। क्योंकि एंगल प्रोवाइडेड नहीं है, टेंशन निकालने का सबसे आसान तरीका है, ये इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम में है तो मतलब इसका इक्विवेलेंट टेंशन इधर होना चाहिए, क्योंकि ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तभी तो चार्जेड पार्टिकल स्टैटिक हो जाएगा। तो ये T इस T को बराबर होगा, और ये T किसके बराबर होगा? इट इज रूट ऑफ बेटा QE का होल स्क्वायर देन प्लस mg का होल स्क्वायर ओवर एंड आउट। दिस इज द की टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो आपको QE भी प्रोवाइडेड है, m मास भी प्रोवाइडेड है, g यू जस्ट सॉल्व दिस रूट एंड यू विल गेट T। जो T यहां मिलेगा वो T इस T को बैलेंस करना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो इसका ये मतलब है बेटा इक्विलिब्रियम के लिए T का वैल्यू इतना होना चाहिए। यू जस्ट ड्रॉप द वैल्यूज, यू विल गेट द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद dipole is placed parallel to the electric field. If W is the work done in rotating the dipole by 60 degree, then work done in rotating by 180. तो work done to rotate a dipole का फॉर्मूला होता है PE, it is cos of θ1 minus cos of θ2। अब पहले पैरेलल है और फिर 60 पे आपने ट्रांसफर किया, तो it is PE, पहले पैरेलल है तो cos of 0, क्योंकि आप जानते हो पैरेलल में P और E सेम डायरेक्शन में होता है, माइनस कहां आपने इसको किया 60 डिग्री पे रोटेट किया। तो बेटा पहली बार जो वर्क होगा PE cos of 0 हो गया 1 minus cos of 60 1/2, तो बेटा ये हुआ PE/W। तो पहली बार PE/2 सॉरी, ये हो गया पहली बार का वर्क। अब आपने 0 से 180 डिग्री घुमाया, तो अब जो वर्क होगा 0 से 180 के हिसाब से, तो बेटा ये होगा PE, इट इज cos of 0 to minus cos of 180 डिग्री। तो अब जो है वर्क डन होगा बेटा PE cos of 0 हो गया 1 minus 1 cos of 180, तो बेटा ये हो गया twice of P, तो twice of PE आपका वर्क डन हो गया। तो हमें दूसरी बार का वर्क निकाल, लेट इट बी W डैश। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ W by W डैश,
डैश इज इक्वल, या मैं W डैश बाय W लिखूं क्योंकि मुझे W डैश ही चाहिए इन टर्म्स ऑफ W, सो इट इज W डैश बाय W, W डैश हो गया बेटा 2P, और W जो आपका है वो आपने निकाला दैट्स PE बाई 2, तो PE P कैंसिल आउट हुआ, ये हुआ 4, और W डैश जो है वो 4 टाइम्स W शुड बी द राइट आंसर, व्हिच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो ये लाइन चार्ज डेंसिटी है जिसका लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, शो द फिगर, हमें इन दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा बराबर माइनस dV बाई dr, और अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो dV हो गया बराबर माइनस EdR, और अगर हम इंटीग्रेट करके चले तो इनिशियली आपका पॉइंट R पे है और फाइनली आपका पॉइंट 2R पे है, तो R टू R इंटीग्रेट होगा, और ये इनिशियली जो R है वो पॉइंट A का नाम है और B 5 पॉइंट B का नाम है। इंटीग्रेशन ऑफ dV होता है बेटा V, ये हो गया बराबर फ्रॉम A टू B, सो ये हो गया A टू B इज इक्वल टू माइनस, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन एट अ डिस्टेंस R, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज लैम्डा बाय बेटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R एंड देन dr, सर कहां से कहां तक, R से 2R तक। अब मुझे बोलिए ये हुआ VB माइनस VA, बट माइनस में इधर लूंगा तो बेटा ये बनेगा VA माइनस VB, एंड दैट इज माय क्वेश्चन, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और अब अगर आप देखोगे यहां लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है सारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय r dr होता है लॉन ऑफ दैट इज R, लॉन ऑफ R कहां से कहां तक, R से 2R तक, तो बेटा ये होगा VA माइनस VB इज इक्वल लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ln 2r माइनस ln ऑफ r, तो ये होता है बेटा ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n इज ln ऑफ m बाय n, तो 2r बाय 2r, तो यहां बचेगा r कट जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा VA माइनस VB इज इक्वल बेटा लैम्डा बाय 2 पाई epsilon naught ln of 2 should be the right answer of this particular question, which is nothing but option number 1, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, 2 सर्कल्स आर ड्रॉन विद चार्ज एट सेंटर प्लस q, तो यहाँ पे 2 सर्कल्स हमने ड्रा किए, चार्ज सेंटर पे है, नाउ स्मॉल टेस्ट चार्ज q इज टेकन फ्रॉम पॉइंट a, अब आपने एक टेस्ट चार्ज को उठाया पॉइंट a से टू पॉइंट a से पॉइंट d आपने उठाया अलोंग द पाथ ABCD, तो आपने यहां से लिया, फिर यहां से लिया और फिर घुमा के यहां पे पहुंचा दिया। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर ए एंड बी, अगर रेडियस ए एंड बी है, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, तो सबसे बड़ी बात है वर्क डन होता है बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप देखोगे ए टू बी जो है, ए टू डी है, ए टू डी आप सेम सरफेस पे हो तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो वर्क डन खुद ब खुद जीरो हो जाएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब जिस सरफेस से आपने उठाया उसी सरफेस पे लाया, तो उस सरफेस पे एट अ डिस्टेंस आर जो पोटेंशियल होगा वो उतना ही यहां पे भी होगा, तो ए और डी में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इसलिए कोई वर्क डन भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पॉजिटिव अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय, तो बेटा हमारे पास एक स्फीयर है, आपने एक पॉइंट चार्ज उसके सामने लाया, जब आपने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज उसके सामने लाया तो यहां से फील्ड लाइंस जाएंगे, तो जब फील्ड लाइंस यहां से जाएंगे, तो जब फील्ड लाइंस यहां से जाएंगे और वो फील्ड लाइंस मेटल्स को परपेंडिकुलरली क्रॉस करती है, तो यहां पे जो है यहां पे डेवलप हो जाएगा, ये इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहां खींचेगा बिकॉज ऑफ फोर्स, तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज से आप यहां से फील्ड लाइंस बाहर आ जाएंगे, तो ऐसी डायग्राम होनी चाहिए, तो एक साइड से फील्ड लाइन इन जाएगी और फिर दूसरे साइड से फील्ड लाइन बाहर आनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन को उठा के देख लीजिए, अगर आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज का, देखो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है, बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड्स है, और ये घुमाव ये दिखा रहा है कि सेंटर से जा रहा है, क्योंकि मेटल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और वो सर्कल एंड स्फीयर में वो लाइन 90 डिग्री बनाती है जो सेंटर से पास होती है, इसीलिए घुमाव ऐसा है, और फिर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जबकि यहां से फील्ड लाइन जा रही है और यहां अंदर जा रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और यहां पे बिल्कुल गलत डायग्राम एंड दिस इज रॉन्ग, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले फील्ड लाइंस गई या इंड्यूस हुआ पॉजिटिव चार्ज, यहां फील्ड लाइंस बाहर जाएंगे, तो फिर ये ऐसे जानी चाहिए कि इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड स्फीयर एंड सर्कल के लिए वही लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो सेंटर से पास करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दिस वन, a 600 microfarad capacitor is picofarad, sorry, a 600 picofarad capacitor is charged to a 200 volt supply, then it is disconnected from the supply and connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? ये NCERT का क्वेश्चन है। एनर्जी लॉस्ट इन क्वेश्चंस में होता है हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज द
की इक्वेशन टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो यहां पे जो एनर्जी लॉस्ट होगा बेटा 1/2। पहला कैपेसिटर 600 पिकोफैराड दैट्स 10 रेज़ पावर -12, 10 रेज़ पावर बेटा -12 इनटू दूसरा कैपेसिटर भी जो है 600 पिकोफैराड, 600 इनटू 10 रेज़ पावर -12 डिवाइडेड बाय बेटा 600 पिकोफैराड दैट्स 10 रेज़ पावर -12 प्लस 600 पिकोफैराड दैट्स 10 रेज़ पावर -12 मल्टीप्लाइड बाय पहले का पोटेंशियल हो गया 200 का 200 इट इज V1 V2 इसका 0 हो गया क्योंकि इनिशियली अनचार्जड है। यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू विल गेट द आंसर। ये आपको ये मैथमेटिक्स थोड़ा सॉल्व करना है, आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन द फिगर। हमने इस बैटरी के साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जोड़ दिया। कंसीडर टू सिचुएशंस, हमें दो सिचुएशंस को कंसीडर करना है। K is kept closed and K is kept closed। अगर ये क्लोज आपने रखी and plates of capacitor are moved apart using insulating handle। तो बेटा अब यहाँ पे जबरदस्त खेल है। अगर आपने क्लोज्ड रखी तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि की क्लोज्ड रही और आपने प्लेट्स के उनको दूर ले लिया बाय सम इंसुलेटिंग हैंडल। आप बोल रहे हो यहां पे की इज क्लोज एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट बाय इंसुलेटिंग हैंडल। तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ा तो कैपेसिटेंस घटा बट Q इज इक्वल CV। अगर कैपेसिटेंस घटा आपका पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस घटेगा तो बेटा चार्ज भी घटेगा। तो पहला ऑप्शन उठा के देख लीजिए। इन सिचुएशन 1 चार्ज रिमेन सेम but चार्ज रिमेन सेम बट कैपेसिटेंस चार्ज रिमेन सेम कहां चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो गलत ऑप्शन है। इन सिचुएशन सेकंड, इन सिचुएशन थर्ड ऑप्शन देखिए। इन सिचुएशन 1 वी रिमेन कांस्टेंट and here charge change, so I believe that this is the right answer of this question। अगर आप सेकंड भी देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, की इज ओपन। जब ओपन रहती है ना, की ओपन रहती है, जब की ओपन रहती है तो बेटा चार्ज इज कांस्टेंट, क्योंकि ना चार्ज आएगा सिस्टम पे ना चार्ज जाएगा। तो क्यू होता बेटा CV। अब आपने क्या किया, प्लेट्स का ये बढ़ाया, कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ, चार्ज कांस्टेंट है, तो कैपेसिटेंस अगर बेटा डिक्रीज हुआ तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो यहां पे लिख रहा है पोटेंशियल रिमेन सेम, ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। उसके बाद कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड चार्जर थ्रू, ये है डिजास्टर। दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जो क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज में जो हमसे पूछा गया है, और ये IIT JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है। आपने इसको कनेक्ट किया, तो आपने इसको इस चार्ज करके थ्रू रजिस्टर से कनेक्ट किया, और वो रजिस्टर जो है वो 2.5 मेगा ओम के बराबर है इन सीरीज। तो 12 वोल्ट बैटरी, आपने इसको एक 12 वोल्ट सोर्स के साथ जोड़ दिया। इस क्वेश्चन को करने में आपको दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। देन टाइम टी इन विच पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, वो टाइम आपको बोलना है जिस वक्त पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज 3 टाइम्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो 3 टाइम्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर होना चाहिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू डेवलप। अब इसको करने के लिए जो है मैं कुछ स्टेप्स लेने जा रहा हूं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए। देखिए, जब आप एक चार्जड कैपेसिटर को रेजिस्टर के साथ जोड़ते हैं तो वो डिस्चार्जिंग में चला जाता है, और डिस्चार्जिंग करंट का इक्वेशन होता है I इज इक्वल I नॉट e रेज़ पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ होता है टाइम कांस्टेंट, I होता है I नॉट, इट इज e रेज़ पावर माइनस टी बाई टाउ। अब ये RC सर्किट है तो यहां RC जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम एट t इक्वल 0 की बात करें, टाइम 0 की बात करें, जब आपने स्विच ओपन रखा था टाइम 0 पे ये सारा 0 हुआ, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1, तो बेटा उस वक्त I हो जाएगा I नॉट के बराबर, और I नॉट हो गया E बाई आर, I नॉट हो गया E बाई आर, इट इज 12 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो बेटा ये हुआ 12 बाई आर, ये फिलहाल हम सेव करते हैं क्योंकि उस वक्त पोटेंशियल 12 है, रेजिस्टेंस R जो है वो हम लास्ट में ड्रॉप करेंगे। अब हम बोलेंगे एट टाइम टी, जिस टाइम के हमसे बात की जा रही है, बट उस टाइम पे क्या बोला जा रहा है कि कैपेसिटर का पोटेंशियल 3 टाइम्स दैट ऑफ रेजिस्टर है। तो अगर मैं रेजिस्टर का पोटेंशियल उस वक्त x मानता हूं, x वोल्ट, तो बेटा कैपेसिटर का जो मैं पोटेंशियल उस वक्त मानूं दैट इज 3x वोल्ट, क्योंकि 3 टाइम्स है। देयरफॉर x प्लस बेटा 3x होना चाहिए, x प्लस 3x 12 वोल्ट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सोर्स सिर्फ 12 वोल्ट पोटेंशियल दे रहा है। तो ये हुआ 4x 12, x हो गया 3 वोल्ट, तो x जो है तो रेजिस्टर में जो पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट के बराबर आ गया। अब हम देखेंगे देयरफॉर I होता है बराबर उस वक्त का करंट I नॉट e रेज़ पावर माइनस टी बाई RC। तो अब उस वक्त का करंट जो होगा उस वक्त का करंट होगा बराबर E बाई आर। तो पोटेंशियल हो गया 3 डिवाइडेड बाई आर, I नॉट मैंने निकाल के रखा है, इट इज 12 बाई आर, तो ये हुआ बेटा 12 बाई आर, तो ये हुआ E रेज़ पावर माइनस टी मुझे निकालना है डिवाइडेड बाई RC। तो आर यहां कैंसिल आउट हुआ,
3 4 12, तो बेटा ये बना 1/4 इज इक्वल ई रेज पावर माइनस टी बाई आर सी। तो अब मैं इसको दूसरे पेज पे ले जाता हूं। 1/4 इज इक्वल, तो मैं लिखूं बेटा 1/4 इज इक्वल ई रेज पावर 1/4 इज इक्वल 1/4 इज इक्वल ई रेज पावर माइनस टी बाई आर सी, ई रेज पावर माइनस टी बाई आर सी। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो अगर मैं दोनों साइड से लॉग यूज करूं तो लॉग ऑफ 1/4 इज इक्वल ये नीचे आ जाएगा और ये बनेगा माइनस लॉग ऑफ दिस, तो ये m नीचे आएगा, लॉग ऑफ ये होता है 1, इट इज माइनस टी बाई बेटा आर सी। अब मैं इसको रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये बनेगा लॉग ऑफ 4, लॉग ऑफ 4 इज इक्वल, तो ये जब रेसिप्रोकल ये प्लस हुआ ये बना बेटा t बाई आर सी। तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ 2 रेज पावर 2, तो ये भी हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 4 एंड t बाई आर सी के बराबर। अब ये 2 लॉग ऑफ m रेज पावर n ये बाहर आएगा, ये बनेगा लॉग ऑफ 2 इज इक्वल इट इज t डिवाइडेड बाई आर सी। अब ये हो गया ट्वाइस, लॉग ऑफ 2 होता है 0.693 इज इक्वल टू बेटा इट इज t बाई आर सी। अब आप आर सी मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया बराबर 2 इंटू 0.693 इंटू आर हो गया 2.5 मेगा ओम, दैट्स 10 रेज पावर 6। आपका कैपेसिटेंस जो है वो प्रोवाइडेड है 4 माइक्रोफैराड, तो यहां हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6। रेस्ट इज मैथमेटिक्स, यू जस्ट सॉल्व दिस मैथमेटिक्स, यू विल गेट द आंसर एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 13.86। तो एक बड़ा क्वेश्चन था एंट्रेंस लेवल का, बट ये एडवांस लेवल में पूछा जाता है, यहां पे भी पूछा है। मेरा काम था दिखाना बेटा, मैंने दिखा दिया, इस पे काम करिए, यू विल गेट द आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन 4 कंडेंसर्स आर जॉइंटेड, आई शोन द फिगर, द कैपेसिटी ऑफ ईच इज 8 माइक्रोफैराड, हर एक का 8 माइक्रोफैराड है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी विल बी। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से हर बार इस क्वेश्चन को करिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 हो गया, तो ये भी बेटा V1 हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है मैं ये मानता हूं, दूसरा पॉइंट पोटेंशियल जो है, नहीं सॉरी दूसरा पॉइंट मैं ये नहीं मान सकता, दूसरा पॉइंट जो है, हाँ दूसरा पॉइंट बेटा, चलो दूसरा पॉइंट मानता हूं मैं, दूसरा पॉइंट ये है, ये आपका सीरीज में दूसरा पॉइंट है। जैसे V2 आ गया यहां पे, आप देख लीजिए ये V1 यहां आपने दिया, V1 इस प्लेट पे आ गया, ये वायर उसको चुराएगी, तो V1 यहां आया, तो V1 यहां आया, V1 यहां तक जाएगा, वायर चुरा के इसको ले जाएगी, V1 यहां तक आया, और बेटा ये V2 जो है वायर चुरा के ले जाएगी, V2 में आ जाएगी। अब मुझे बोलो ये कैपेसिटर V1 V2 में, ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर भी V1 V2 में, ये कैपेसिटर भी जो है चूंकि ये V1 है और बेटा ये V2 है, ये भी V1 V2 में, ये भी V1 V2 में। जब चारों कैपेसिटर एक ही पोटेंशियल पे हो, जब चारों कैपेसिटर एक ही पोटेंशियल हो, तो ये सारे पैरेलल में होते हैं, और जब पैरेलल में कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटेंस सीधे ऐड होती है, और सब 8 माइक्रोफैराड के है, तो 8 + 8 + 8 8 4 32, सो 32 माइक्रोफैराड शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पॉइंट पोटेंशियल का टेक्निक का कमाल होता है। उसके बाद व्हेन अ बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी, दिस मींस, तो जब भी किसी बॉडी को हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं उसका पोटेंशियल 0 होता है, और अगर अब अर्थ से इलेक्ट्रॉन बॉडी पे जा रहे हैं, मतलब बॉडी पहले पॉजिटिवली चार्जड था, फाइनली पोटेंशियल 0 होगा। पॉजिटिवली चार्जड बॉडी में ही अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाके उसके पोटेंशियल को 0 कर देंगे। सो दिस कंप्लीट्स द इंट्रोडक्शन फॉर दिस ब्यूटीफुल पेपर। आई बिलीव दैट ये अच्छा पेपर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जिन बच्चों ने भी इसको अच्छे से किया होगा, सो अल्लाह ब्लेस देम, और उन बच्चों ने जिन्होंने नहीं किया वो उनको चाहिए कि इस पेपर पे थोड़ा मेहनत करें, और इनका ऐसे ही कंसेप्ट आपके नीट में भी पूछा जाता है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह ब्लेस यू।